नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 4 लेकर के आया हूं। इससे पहले चैप्टर 1, 2 और 3 को हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 1 में हमने देखा था क्या, कब, कहां और कैसे, जिसमें हमने ये पाया था कि जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है, यह इसके हमको स्रोत कहां से मिलते हैं, ये कैसा है और क्या क्या कब कब हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते। चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, अर्थात लोग किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वहन करते थे। अगला आप टॉपिक मिलता है चैप्टर नंबर 3। इसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारियां प्राप्त की थी। आज हमको मिलता है चैप्टर नंबर 4, अर्थात चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैप्टर 1, 2, 3 को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तीनों चैप्टर पहले आ चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर कल ही आने वाला था लेकिन कल नहीं आ पाया था, क्योंकि देखिए हम इसलिए भी वेट कर रहे हैं और इसलिए धीमे चला रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग आकर के हमारे चैनल पर जुड़ सकें और इस एनसीईआरटी के स्पेशल कोर्स का लाभ उठा सकें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने लोग तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो भी कर रहे हैं उन तक वीडियोस को पहुंचाइएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग आ सकें और अपनी तैयारी को कर सकें। ओके, और हम इसीलिए भी धीमे चल रहे हैं। जैसे हमको लगेगा कि हाँ आप लोग आकर्षित होने लगे हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे हैं, हम इसको बूस्ट कर देंगे लगभग एक या 2 दिन तक और ऐसा ही चलेगा। इसके बाद में आपको पर डे 3, 4, 5, 6 चैप्टर पर डे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सभी जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं उनको। तो आज के चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। मतलब हमारे अतीत के विषय में हमको हमारी जो कब्रें मिली हैं, जो किताबें मिली हैं, इनसे क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया जा रहा है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। देखिए जो भी चैप्टर में दिया गया था हम उसी को लेकर के आए, हमने बाहर से ऐड नहीं किया है, इसीलिए। तो आइए चैप्टर के आधार पर ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में दिया गया था कि वेद संख्या में 4 हैं। इनमें सबसे पहला वेद आता है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, अब इनमें जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है, इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना आज से 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। और ऋग्वेद में कुल 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं और प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया था, कहा गया है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, अर्थात आजकल आप लोग देखते हैं कि जो स्कूल हैं, स्कूल में मॉर्निंग में प्रत्येक स्कूल में प्रार्थना कराई जाती है सुबह के टाइम पे। जब भी बच्चे वहां पर जाते हैं ईश्वर के प्रति अपनी प्रार्थना कराई जाती है। और इसी प्रकार से जो प्रार्थनाएं आप लोगों ने, जैसे कि डेली लोग पूजा करते हैं तो पूजा करते समय वो लोग देखते हैं कि प्रार्थना कुछ ना कुछ गाया करते हैं प्रभु के प्रति। तो इसी प्रकार से ऋग्वेद में हमको प्रार्थनाएं कई सारी मिलती हैं और प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है और सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है कि ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं और इनमें 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें सबसे पहला आता है अग्नि, अर्थात आग के देवता। दूसरा आता है इंद्र, इंद्र का अर्थ होता है युद्ध के देवता। ठीक है, और तीसरे मिलते हैं देवता हमको सोम। सोम जो कि सोम एक पौधा है। ठीक है, सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है। अगर कहा जाए तो वनस्पति जगत के अधिपति। ठीक है, अर्थात सोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ऋषियों द्वारा की गई थी। और आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर, शब्द और वाक्यों में बांट करके सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अब एक बात तो आपको पहले से पता होगी कि जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद का काल है, मतलब जब इसकी रचना की गई थी तब प्रिंटर तो थे नहीं जिसके माध्यम से बुक को बनाया जा सके और प्रत्येक बच्चे के हाथ में एक एक बुक को पकड़ा दिया जाए, कह दिया जाए कि हाँ आप इससे पढ़िएगा, आप इससे पढ़िएगा। और ना ही प्राचीन समय में इतना कागज था जिस पर लिखा जा सके, ना हाथ से भी नहीं लिख सकते थे, क्योंकि पहले जो भी ऋग्वेद लिखा गया था ये पांडुलिपियों या फिर ताड़ पत्रों के ऊपर लिखा गया था। ठीक है, तो इस समय उनके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता था कि एक ही ऋग्वेद हो और ऋग्वेद में जो भी ज्ञान उसे लोग सस्वर कंठस्थ कर ले, मतलब पूरा याद कर लें। ठीक है, जो भी वेद होते थे उनको याद किया जाता और इसी प्रकार से जो वहां के आचार्य होते थे वो विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांट करके सस्वर कंठस्थ करवाते थे। ठीक है, अर्थात याद करवाते थे। अगला पॉइंट मिलता है कि अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे और कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है कि ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत होती कहलाती है। ठीक है, मतलब जो
ऋग्वेद में जिस भाषा में इसको रचा गया है उस भाषा को या तो आप लोग प्राकृत संस्कृत कह सकते हैं या फिर आप लोग वैदिक संस्कृत कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी सी भिन्न है। जी हाँ, अगर आप इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो संभवतः आप इसे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये संस्कृत एकदम शुद्ध है। और पहले की संस्कृत और आज की संस्कृत में फर्क इतना है कि पहले की संस्कृत बहुत ही कठिन थी और आज की संस्कृत में थोड़ी बहुत हिंदी मिली, इसलिए ये थोड़ी सी सरल है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है कि ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। जी हाँ, ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था, इसका उच्चारण किया जाता और इसका सुना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते, रचना के कई सदियों के बाद में इसे पहली बार लिखा गया था और इसे छापने का काम तो आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ है, जब कागज अधिक मात्रा में उपलब्ध हो गए थे और इसका प्रिंटर वगैरह आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मिलता है कि संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत से अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन किस प्रकार से संस्कृत से अन्य भाषाएं जुड़ी हुई हैं इस बात को यहां पर समझ लीजिएगा। तो संस्कृत भाषा भारूपीय भाषा परिवार का हिस्सा अर्थात भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है और भारत की कई भाषाएं जिसमें असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी आती है, एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी है तथा यूरोपी है और कुछ और बहुत सी भाषाएं, ठीक है, जैसे कि अंग्रेजी है, फारसी है, जर्मन है, यूनानी है, इतालवी है, स्पेनिश है, आदि भाषा इस परिवार से जुड़ी हुई हैं और इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द ऐसे थे। उदाहरण के तौर पर मातृ, मातृ का अर्थ होता है, मातृ जो है इसका अर्थ होता है माँ, जो कि संस्कृत शब्द है मातृ। ठीक है, इसके बाद में माँ, माँ हिंदी शब्द है और अगर बात की जाए मदर की तो मदर अंग्रेजी शब्द है। ये तीनों शब्द जो तो एक जैसे प्रतीत होते हैं और तीनों शब्द कैसे हैं, माँ से शुरू होते हैं और तीनों शब्दों में आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी कनेक्टिविटी मिलती है। अर्थात अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो भाषा थी संस्कृत थी, सबसे पहले संस्कृत भाषा थी और संस्कृत भाषा से हर एक भाषा का जन्म हुआ है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की बोली जाने की भाषा बोली जाती थी और तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार हैं, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और इसके बाद जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला टॉपिक मिलता है कि ऋग्वेद का अध्ययन। पहले ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार से मतलब इसको लिखा गया था, इसके बाद में आज हम जो इसका अध्ययन करते हैं किस प्रकार से करते हैं आइए समझिएगा। तो ऋग्वेद जो है इसकी एक पांडुलिपि का एक पन्ना है जो कि यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है। आप लोग इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, जो भी इसका अर्थ बताएगा उसको मैं इनाम दूंगा। ठीक है, मतलब उसको इसके नोट फ्री में दूंगा। चलिए बताइएगा, कोई बता सकता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस पांडुलिपि में? मुझे तो नहीं लगता है कि आप इसको पढ़ पाएंगे या फिर आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें जो लिखावट है वो तो सुंदर है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है, लेकिन इसको जिस भाषा में लिखा गया है उस भाषा को आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जी हाँ, बहुत ही कठिन भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई ये पांडुलिपि कश्मीर में पाएगी। कहां पर? कश्मीर में पाएगी। और किस पर लिखी गई? भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था और मतलब सबसे पहले इसको छापने के लिए 150 वर्ष पहले लेकिन इसका उपयोग किया गया था इस पांडुलिपि का। और इसी पांडुलिपि को देख करके अंग्रेजी में अनुवाद तैयार हुआ था और पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित आज भी यह रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है कि ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों जिनमें ब्यास है, सतलज है और अन्य नदियों का वर्णन हुआ है। और अगर गंगा और यमुना की बात करें तो गंगा और यमुना इन दोनों नदियों का सिर्फ एक बार ही उल्लेख हमको मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, अगर ये बात करें कि ऋग्वेद में सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी और सर्वाधिक अगर पवित्र नदी की बात की जाए तो सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती नदी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है मवेशी, घोड़े और रथ। पहले क्या होता था ना कि मवेशी, घोड़े और रथों के लिए युद्ध होते थे। किसके लिए? मवेशी, घोड़ों और रथों के लिए। ठीक है, आइए अब इसको समझिएगा एक बार अच्छे तरीके से। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों में खासकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं और घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था और इन लड़ाइयों में मवेशियों को जीत करके लाया जाता था। जी हाँ, और लड़ाइयों में वैसे जो लड़ाइयां होती थी ये जमीन के लिए,
लड़ी जाती थी, जहां पर अच्छे चारागाह और अच्छी जल्दी से उगने वाली, जल्दी से तैयार होने वाली फसल को उगाया जा सके। और कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों के लिए, तो कुछ लड़ाइयां लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, गुलामों के लिए, ठीक है, जिससे कि इनको गुलाम बना सकें। इन कारणों से लड़ाइयां लड़ी जाती थी। अब अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहले लड़ाइयां किसके लिए लड़ी जाती थी, तो आप यहां पर कई सारे ऑप्शन दे सकते हैं। सबसे पहले तो जानवरों के लिए, ठीक है, या फिर आप यहां पर कह सकते हैं कि जो मवेशी होते थे, मवेशियों के लिए। दूसरा कारण होता था कि जमीन के लिए, चारागाह के लिए। तीसरा कारण होता था पानी के लिए। चौथा कारण होता था लोगों को बंदी बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है कि युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, अर्थात राजा रख लेता था, और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता, अर्थात कुछ हिस्सा जो ब्राह्मण वर्ग के लोग होते थे उनको दिया जाता, और शेष धन जो बचता था उसको आम जनता में बांट दिया जाता था। और कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है कि अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे और कोई स्थायी सेना बिल्कुल भी नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में बैठ करके मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा किया करते थे। और वहां से ये लोग अपना सरदार चुनते थे, जो कि सबसे बहादुर कुशल होता था। एक बार डिटेल में समझिएगा, पहले क्या होता था, युद्ध के लिए जो सेना होती थी, कोई भी राजा अपने पास में स्थायी सेना नहीं रखता था। सेना जब युद्ध होता था तभी अपने आप एकत्रित हो जाती। आप कहें कि एकत्रित सेना कैसे हो जाती, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो समझिएगा। पहले ना तो राजा स्थायी था, ना ही सेना स्थायी थी। मतलब राजा को पूरे जो गांव का, या फिर कह सकते पूरे इलाके का में सबसे सर्वाधिक श्रेष्ठ जो व्यक्ति होता था उसे चुना जाता, ठीक है। और जब कोई युद्ध होता था तो पूरे गांव के, फिर पूरे कबीले के, फिर पूरे जितना भी बीच का शासक था राजा, क्या होता कि हर एक घर से एक एक पुरुष जाता था, या फिर जितने पुरुष होते थे, पुरुष वर्ग सभी जाते थे और बढ़ चढ़ के लड़ाइयों में भाग लेते थे। मतलब साफ है कि सभी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार था। और हर एक व्यक्ति को अपने समाज की सुरक्षा की फिक्र भी थी। अगर आज की बात की जाए तो आज कैसा है, देखिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए आज भी हर एक व्यक्ति तैयार खड़ा रहता है, ठीक है, लेकिन इसे सुरक्षित रखता कोई नहीं है, ठीक है। मतलब अगर बात की जाए तो समाज में अगर आप देखोगे तो अफरा तफरी फैली ही रहती है। कोई व्यक्ति कहां पर कुछ करने में लगा है तो कोई कुछ करने में लगा है। और हर एक व्यक्ति, मतलब अगर देखोगे, मसाला, दारू, तंबाकू, ये क्यों चल रहा है भाई, इससे हमारी आंख जो जनता है ये इसको खाने के बाद में बर्बाद होती है, ठीक है। अब जो भी हो, मैं इस पर कमेंट नहीं करने वाला हूं, आगे बढ़ता हूं। अगला टॉपिक मिलता है कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। तो जो पहले लोग चुने जाते थे, जो भी राजा चुना जाता, उसको बहादुरी और कुशल जो योद्धा होता था, अर्थात जो पूरे कबीले में सबसे श्रेष्ठ होता था, उसको ही चुना जाता, ठीक है। आगे बढ़ते, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, पुरोहितों को कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था और ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। मतलब ब्राह्मण पुरोहित एक बात, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल में राजा ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहता था, और ना ही इनके पास में सेना थी, और ना ही ये कर वसूलते थे। और यही तक नहीं, राजा की मृत्यु के बाद में उसका बेटा भी शासक नहीं बन पाता था, क्योंकि राजा एक परिवार का नहीं, राजा जो था ये एक प्रकार का सरदार हुआ करता था और उसकी शक्तियां सीमित थी। आभास होता है कि कबीले की आम सभा की समिति कहलाती, मतलब जो कबीले की आम सभा होती थी, जो कि समिति कहलाती थी, उस वो अपने राजा को चुनती थी। मतलब जो कबीला होता था, कबीला में जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता था उसको राजा चुना जाता, और राजा तभी चुना जाता जब पूरी समिति उसको हाँ कह देती थी, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट है कि ऋग वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों, सबसे पहला जन और दूसरा विष, इसका प्रयोग किया जाता है। आप जनता की बात करें तो जनता को पहले जन या फिर विष इस प्रकार से बुलाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूज ना हो, इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि जन और विष क्या है। तो जनता के लिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता था, जन का भी और विष का भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वैश्य शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, विष से हुई, अर्थात वैश्य शब्द विष से निकला है। और ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, ठीक है। अर्थात विष और जनों के नाम, ये जो दो हैं, ये दो नाम हैं, ये हमको ऋग्वेद में मिलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसीलिए एक मिनट, हाँ, इसीलिए हमें पुरुजन या फिर विश्व भारत या फिर विश्व भरत जन या विश्व जैसे कई उल्लेख भी मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है कि आर्य लोग अपने विरोधियों को दास, एक मिनट,
हाँ, जो आर्य लोग होते थे वो अपने विरोधियों को दास या फिर दस्यु कहते थे। दास का अर्थ अगर आज के समय में निकल जाए तो गुलाम, ठीक है? दास या दस्यु कहते थे और दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। और बाद में समय के साथ-साथ जो तो स्थिति बदली और जो दास होते थे, दास का मतलब गुलाम हो गया था, ठीक है? जो दास या फिर दासी होते थे, इस शब्द का मतलब गुलाम हो गया था और उन्हें अपने मालिक की संपत्ति माना जाता जो कि काम मालिक जो भी काम कहता था उन्हें वो करना पड़ता था, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। और ऐसा देखा भी गया है, जो आपने अभी कुछ समय पहले मूवी देखी है, अभी एक मूवी आई है जिसमें दास के बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, जो अलाउद्दीन खिलजी नाम की मूवी आई है। उसमें आप लोग देख रहे हैं जो खिलजी था, खिलजी का जो गुलाम हुआ करता था, ठीक है? गुलाम या फिर आप कह सकते हैं दास, उसने अलाउद्दीन के लिए अपने अलाउद्दीन का जो राजा था, मालिक था, उसको भी मार दिया था और इसी प्रकार से दिखाया गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है कि खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, ठीक है? महापाषाण, महा का अर्थ होता है कि बड़ा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, अर्थात बड़े पत्थरों की कहानी। अब समझिएगा, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणी कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। मतलब बड़े बड़े पत्थरों द्वारा कब्रें बनाने का विकास हो रहा था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट इसी में मिलता है कि कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग महापाषाण अर्थात बड़ा पत्थर कहलाता था। कब्रें बनाई जाती थी, इनमें जब बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता कब्र बनाने में तो इसको कहा जाता महापाषाण, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से खड़े किए जाते थे। जी हाँ, बड़े अच्छे ढंग से लगाए जाते थे और महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत और इसके बाद उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहां कहां पर प्रचलित थी? दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में, इन क्षेत्रों में ये प्रचलित थी और ये आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व की प्रथा है, ठीक है? आगे बढ़ते, अब इसके चित्र के माध्यम से भी इसको समझ लीजिए कि किस प्रकार से थी। पहले एक पॉइंट, ठीक है? तो कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कुछ इस प्रकार से पहले कब्रें बनाई जाती थी। आप लोग देख रहे हैं, ये आपको छोटा सा गैप मिलेगा, यहाँ पर व्यक्ति को लिटाया जाता था, ये कुछ आसपास पत्थर रखे जाते थे, फिर उसके बाद में कुछ महापाषाण बड़े बड़े पत्थरों को रखा जाता। पहले पाषाण काफी अधिक मात्रा में थे, इसलिए इनको रखा जाता। अब अगर अधिक मात्रा में पाषाण अर्थात पत्थर होंगे ही नहीं तो इनको रखा कहां से जाएगा? अब अगर आज की बात करो तो आज आमतौर पर इतने बड़े पत्थर मिलते ही नहीं है। अगर आप पहाड़ी इलाका में जाओगे तो वहां पर मिलेंगे, मैदानी इलाका में ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिलते ही नहीं है आज, पहले मिल जाते थे क्योंकि पहले पत्थर ही पत्थर था, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट इसमें दिया जा रहा है कि इस तरह के महापाषाणी कब्रों को ताबूत या फिर आप कह सकते हैं सवाधान शिष्ट कहा जाता। ताबूत, सवाधान या फिर आप इसको शिष्ट कह सकते हैं, शिष्ट कहा जाता था और ये दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है। पोर्ट होल अर्थात बड़ा सुराग, ये दिखाया जा रहा है बड़ा सुराग, कहां? ये, ठीक है? जो बड़ा सुराग है ना, ये तो ये एक ऐसा सुराग है जो कि शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए एक रास्ता था। जी हाँ, पहले जो कब्रें बनाई जाती थी, यहाँ पर जो कब्रें बनाई जाती थी उनमें एक पोर्ट होल बनाया जाता था, ठीक है? और पोर्ट होल के माध्यम से उन कब्रों तक जाया जाता था। अब आखिरकार पोर्ट होल बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? आखिरकार इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों बनाया गया? भैया, जब कोई मर गया व्यक्ति है और उसको दफना दिया गया है तो उसके पास में क्या देखने के लिए जाना है? अब आइए इसको मांगे आपको बताएं कि आखिरकार ये क्यों बनाए जाते थे, ठीक है? तो कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है और यही एकमात्र ऐसा प्रमाण है जो कि जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है कि सभी महापाषाणी कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ में दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था, ठीक है? जो काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन थे, काले लाल मिट्टी के बर्तन हैं, इनके बारे में मैंने आपको जो हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर पढ़ाया था अर्थात चैप्टर नंबर 3, इसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है? जो कि लगभग सभी महापाषाणी कब्रों में मिलते हैं हमको, लाल काले रंग के ये कुछ मटके या फिर बर्तन कह सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते, इनके साथ ही साथ विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार,
हथियार, घोड़े के कंकाल और साथ-साथ घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। देखिएगा, पहले आजकल हम लोग कहावत क्या कहते हैं कि सिकंदर पूरी दुनिया का जीतने के बाद में, विश्व विजेता होने के बाद में भी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाया। पहले क्या था? पहले इस कहावत को झूठ साबित कर दिया गया था, ठीक है? मतलब झूठ साबित कर तो नहीं पाए थे, लेकिन करने का पूरा प्रयास किया गया था। अब हुआ क्या था? समझिएगा, पहले ऐसा होता था, जो भी व्यक्ति मरता था, उसके सामान को उसके साथ में दफनाया जाता था। जैसे कि वो जो भी बर्तन जिसमें वो खाना खाया जाता था उसको, ठीक है? इसके साथ में उसके कुछ प्रमुख औजार, जैसे कि यहाँ पर आपको चाकू दिखाया गया है, ये आपको कुछ दिखाया जा रहा है, ये कुल्हाड़ी है। तो ऐसे कुछ सामान उसके साथ में दफनाए जाते थे और सोने के कुछ गहने दफनाए जाते थे, कुछ पत्थर रखे जाते थे और घोड़ों के कंकाल भी मिले हैं कुछ-कुछ जो तो कब्रों में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिल रहा है, लोगों में सामाजिक समानताओं के बारे में पता करना। अच्छा, पहले लोग सामाजिक तौर पर समान थे, फिर असमान थे। आज अगर बात की जाए तो आज तो असमानता भरी पड़ी है। अमीरी-गरीबी की असमानता, गोरे-काले की असमानता, अगर बात की जात-पात की, मतलब इसमें आज तो हर तरफ से अगर आप देखोगे तो समानता और असमानता दिखाई दे रही है, लेकिन पहले भी क्या थी इसी प्रकार से। आइए हम आपको बताते हैं। तो ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और एक और शंख पाए गए हैं। क्या? 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। जबकि अगर दूसरे कंकाल की बात करें तो उसके पास ही में एक और कंकाल था जिसमें सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, जो कि उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। और कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे। मतलब साफ है कि पहले अमीरी गरीबी का ये फैसला था बीच में, और जो अमीर हुआ करते थे उनके साथ में काफी अच्छी अच्छी चीजें को दफनाया जाता था। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 33 सोने के मनके थे, और जो गरीब होते थे उनके साथ में मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते थे। मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ में दफनाया जाना आवश्यक है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक साथ अलग-अलग समय पर दफनाया गया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। और बाद में मरने वाले व्यक्ति, जो बाद में मरने वाले लोग थे, इनको परिवार के सदस्य वाली पहले से बनी हुई जो कब्र होती थी उसमें ले जाकर के दफनाया जाता। अब आप कहें कि ये कैसे संभव है कि एक ही, मतलब कब्र में अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोगों को कैसे दफनाया जा सकता है? तो मैंने भी यहाँ पर आपसे कुछ समय पहले, पीछे आप बैठ करके देख सकते हैं, पोर्ट होल के विषय में चर्चा की। जो कब्रें होती हैं, जो कब्रें मिली हैं, इनमें हमको पोर्ट होल भी मिले हैं, अर्थात छोटा-सा गोला मिला है जिसके जिसके ज़रिए आप लोग जा सकते हो कब्र तक। तो कब्र में पहुँचने के लिए पोर्ट होल बने हुए थे, और पोर्ट होल के ज़रिए ही कब्रों को पहचानने के लिए कुछ उस पर गोलाकार खड़े हुए पत्थर किए जाते थे, और पत्थरों पर कुछ चिन्ह बनाए जाते थे जिससे कि पता चल सके कि ये किसकी कब्र है, ठीक है? और कब्र के अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता, बड़ा सुराख होता था जिसे पोर्ट होल कहा जाता था। अब मान लीजिएगा कि किसी प्रकार का मुखिया, अर्थात ये व्यक्ति मर गया, इसके लिए कब्र बनाई गई और कब्र में एक पोर्ट होल बना दिया गया। क्या? पोर्ट होल बना दिया गया और इसे कब्र में दफना दिया गया। जब इसे कब्र में दफना दिया गया तो इसी परिवार का दूसरा सदस्य भी खत्म हुआ। अब भैया कब्र तो ऊपर से बंद है, तो इसके अंदर कैसे आ सकते हैं? तो भैया इस पोर्ट होल के जरिए इसके अंदर ले जाया जाता था और इसी के पास में इसको दफनाया जाता था। मतलब एक ही कब्र में दफनाया जाता था, कुछ इसी प्रकार से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है जो कि लास्ट है, अभी लास्ट नहीं, अभी इसके बाद में एक और पॉइंट है। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, ठीक है? और इस जगह पर 3600 वर्ष से लेकर के 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे, ठीक है? और यहां से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारियां मिलती हैं आज हमको। और यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लेटा करके दफनाया जाता था तथा उनका सिर उत्तर की ओर रहता था। और कई बार ऐसा भी पाया गया है कि जो लोग थे उन लोगों को घरों के अंदर भी दफनाया जाता था, और ऐसे बर्तन जिनका वो शायद उपयोग करते थे खाना पानी के लिए, इनको इनके शव के साथ में दफनाया जाता था, अर्थात इनके शव के पास में रख दिया जाता था, ठीक है? अगला पॉइंट मिलता है कि एक आदमी को 5 कमरों वाले एक मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक संदूक से एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। और बस्ती के बीच में बसा हुआ ये जो गांव था, मतलब ये गांव का पूरा घर, मतलब बस्ती के बीच में बसा हुआ यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। मतलब अगर बात किया तो गांव का सबसे अमीर आदमी होगा या फिर सबसे विशेष आदमी होगा,
तभी तो इतने बड़े घर में रहता था। जब भैया गांव का सबसे बड़ा घर कहा जा रहा है कि गांव में जो भी घर थे उनमें सबसे श्रेष्ठ घर दिखाया जा रहा है, तो सरदार भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को दफनाया गया था किसमें, ये जो घर था, घर में पूरे 5 कमरे थे और इसमें एक बहुत ही बड़ा सा गोदाम भी था। क्या था, एक अनाज का गोदाम भी था और 100 के जो पैर थे वे मुड़े हुए पाए गए, अर्थात व्यक्ति ऐसा लेटा हुआ पाया गया और जिसके 100 थे कुछ इस प्रकार, जैसे कि आजकल बच्चे लेटते हैं, ठीक है, पैर को सिकोड़ लिए घुटने के बल ऐसे हो गए, ठीक है, और ऐसे लेट गए, सो गए, इसी प्रकार से इसके पैर भी मुड़े हुए पाए गए। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है चरक संहिता। इसके विषय में कितने लोग जानते हैं? संभवतः आप सभी लोग इसके विषय में जानते होंगे, वैसे जो लोग पढ़ाई करते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, मैं बताता हूं, ठीक है। तो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम का एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ था, मतलब वैद्य हुए थे और उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक एक किताब भी लिखी थी। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जो कि आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा हैं। और संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और इसके बाद में कार्टिलेज के जोड़ आदि लगभग सभी को जोड़ लिया होगा। मतलब इन्होंने जो ये चरक थे, इन्होंने किसी चीज को छोड़ा नहीं होगा, शरीर में जितनी हड्डियां होती हैं, दांत होते हैं, जितने भी जोड़ होते हैं, सभी को जोड़ करके बताया होगा। तो यहाँ के बाद में हमको चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट मिलता है, अर्थात प्रमुख तिथियां, ठीक है, इनको भी समझिएगा। सबसे पहली बात आती है वेदों की। तो वेदों की रचना आज से लगभग 3500 साल पहले प्रारंभ हुई थी। अगला पॉइंट मिलता है कि महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत कब हुई थी, अर्थात जो महापाषाणी कब्रें थी, इनके निर्माण की शुरुआत आज से 3000 साल पहले शुरू हो गई थी। अगला पॉइंट मिलता है कि इनाम गांव के कृषक को का जो निवास था, ये आज से 3600 साल पहले से लेकर के और 2700 साल पहले तक था। अगला पॉइंट मिलता है चरक। तो चरक आज से 2000 वर्ष पहले थे। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको मैं इसलिए रख लेता हूं ताकि आपको याद हो सके और पूरे चैप्टर को समझ लिया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप ऐसे अगर देखा जाए तो हमारे चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, पूरे चैप्टर का ये निचोड़ है जी, निचोड़। इसके बाद आपको इस चैप्टर में एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जी हाँ, इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं। हाँ, विश्व के इतिहास के संबंध में लास्ट में थोड़ा सा दिया जाता है, मैं उसको रखता बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। जी हाँ, और जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के नोट्स में थोड़ा सा अभी घपला ये है कि जो आपको, अगर आप अभी हमारे पास मैसेज करेंगे तो क्या होगा, जो हमने पिछली साल एनसीईआरटी को पढ़ाया था उसके जो नोट्स बनाए थे वो नोट्स आपको मिलेंगे। अगर आप लोग इसी साल के एनसीईआरटी जो आई है, नई अपडेट एनसीईआरटी आई है, अगर आप लोग अपडेट नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको तब तक वेट करना होगा जब तक कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं पढ़ा दी जाती, तब तक, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। इसी प्रकार से वीडियोस को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और जल्दी से आपका कोर्स कंप्लीट कराया जा सके, ठीक है।